गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर। तो ये लेक्चर नंबर 1 है और मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन से। यानी अगर हम ऐसे बोले कि जहां पे आप ये हेडिंग देख रहे हो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कमिंग ऑफ यूरोपियंस कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, है ना। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब पहले तो आपके दिमाग में ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं। तो मोटे तौर पे मैं कुछ देश बता देता हूं, आप उसको दिमाग में रखना किसी कोने में। जैसे याद रखने के लिए ये परमानेंट पैरामीटर नहीं है कि जिनके नाम में पीछे लैंड आता है उनमें मोस्टली कंट्रीज यूरोप से बिलोंग करती हैं। सभी नहीं करती हैं लेकिन मोस्टली करती हैं। जैसे इंग्लैंड, जैसे स्कॉटलैंड, जैसे स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। इस तरह से नीदरलैंड, ये सब यूरोप से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा भी कुछ देश है जिनके नाम में लैंड नहीं आता, जैसे जर्मनी, जैसे रसिया, जैसे फ्रांस, जैसे इटली। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, उसके बाद वो इंग्लैंड और बाकी जो स्विट्जरलैंड और इस तरीके के देश जो है ये सारे। इसके अलावा पुर्तगाल, ठीक। तो ये सारे देश यूरोप में आते हैं। तो यूरोप की कंपनियां भारत क्यों आई और क्या कारण, क्या वजह बनी कि वो भारत आए और भारत में ट्रेडर्स बन के आए, व्यापारी कंपनी बन करके आए और भारत में वो मालिक बन गए। इसी कहानी को हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझा दूं कि यूरोप और भारत की पोजीशन अगर आप देखें यहां पे, तो ये है हमारा प्यारा भारत जो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और यूरोप है यहां कहीं। इसको मान लेते हैं हम यूरोप मोटे तौर पे, ठीक, समझने के लिए। अब जब आप यूरोप में यहां पे देख रहे हैं तो यहां जब आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम है सब कुछ। तो ये हो गया इंडिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका। और इंडिया के पीछे आप जाएंगे तो आज की तारीख में यहां पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट वाला जो पोर्शन है सऊदी अरब वगैरह का। यूरोप का जो सबसे लास्ट कंट्री है ईस्ट की तरफ यहां पे, इसका नाम है तुर्की, या आज तुर्की कहते हैं उसे, ठीक। आज की तारीख में उसे तुर्की कहते हैं, पहले तुर्की कहते थे। जब भी किसी यूरोपियन कंट्री को भारत के साथ कोई भी बिजनेस करना होता था तो उसे इसी लैंड रूट का यूज करके आना पड़ता था। बात समझ में आ रही सबको? यानी यूरोप के किसी भी देश का कोई आदमी अगर भारत आना चाहता है, या भारत के पूरब में, भारत के पूरब में कौन कौन से देश हैं आप देखेंगे, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा। तो म्यांमार है, इधर जाएंगे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, लाओस है, ठीक है ना, फिलीपींस है, बहुत सारे, कंबोडिया है, तमाम तरह। तो जितने भी हमारे उन देशों को हम आसियान देश कहते हैं। आसियान देश मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अभी मैं मैप में दिखा दूंगा आप लोगों को। तो म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सारे देशों के साथ ये देखा जाए तो यूरोप से ये किस तरफ पड़ रहे हैं बच्चों? पूरब में। आपको पता है, रीजनिंग वाले सर ने बताया होगा कि भैया ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ लेते हैं, राइट हैंड पे ईस्ट लेते हैं और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट लेते हैं। तो यूरोप से ये ईस्ट में है और ये सारे साउथ ईस्ट में है, दक्षिण की तरफ है। तो जिस भी यूरोपियन कंपनी को भारत के साथ या किसी भी साउथ ईस्ट कंट्री के साथ बिजनेस करना होता था तो वो इस लैंड रूट का यूज करते थे। अब होता क्या है? होता यह है सर जी कि एक समय में यहां पे एक राजा आया, एक ओटोमन एम्पायर आया तुर्की में। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं, तो याद रखिएगा तुर्की को। क्यों कहते हैं मैं बता दूं कि तुर्की जो है यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग रहते हैं, थोड़े ट्रेडिशनल है। तो वो अपनी लकीर के फकीर बने हुए हैं और थोड़ा उन सारी यूरोपियन कंट्री में थोड़ा गरीब भी है। और यहाँ के खलीफा, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट था
तो खलीफा वगैरह का मामला रहा था 1920 के समय में, उसी की वजह से फिर भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ के लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं, इसलिए इसको यूरोप का मरीज कहते हैं। यहाँ पे एक साम्राज्य आया, यहाँ पे एक एम्पायर आया, इस एम्पायर का नाम था ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर, हिंदी में आप ओटोमन साम्राज्य कह सकते हैं, ओटोमन साम्राज्य। इतनी बात में कोई दिक्कत है? मतलब हमारे पास एक रास्ता था, उस रास्ते के बीच में एक साम्राज्य आ गया, उस साम्राज्य ने कहा कि भैया आज तक हम तुम्हें जाने देते थे, अब नहीं जाने देंगे, अब हमारे यहां से तुम नहीं जाओगे, तो इनका पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही घटना है, मैं समझता हूं कि जैसे 2020 तक हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते थे, और ऑफलाइन क्लास के बाद अचानक आ गया कोविड, और उस समय तक भारतवर्ष के तमाम जो कंपटीशन में पढ़ाने वाले स्टूडेंट टीचर्स थे, वो उनमें से मोस्टली ऐसे थे जो 10-10 20-20 साल से पढ़ा रहे थे, और मेरे जैसे लोग काफी, जिन लोगों को वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई कि वो कैसे पढ़ाएं डिजिटल फॉर्म में या यूट्यूब पे जा करके या जो भी है। तो जब भी एक रास्ता बंद होता है, आपने विज्ञान की एक कहावत सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है? जब भी एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते की खोज होती है। तो यहां से दूसरे रास्तों की खोज के लिए इंग्लैंड के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो राजा रानी थे या जो भी वहां के गवर्नमेंट थी, वो बड़े परेशान हो गए कि हमारा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो तमाम तरह के लैंड रूट्स की खोज की जाने लगी। यहां तक बात समझ में आ गई? तो पहले तो ये समस्या कहां से पैदा हुई कि हमें रास्ते की खोज करनी है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस लाइन का मतलब ये मत सोचना कि भारत कहीं खोया हुआ था, किसी ने खोज दिया है। भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज, इस लाइन का मतलब ये है। ऐसा भी नहीं है कि जब तक वास्को डिगामा भारत नहीं आए थे तब तक भारत की खोज नहीं हुई थी या भारत के बारे में कोई नहीं जानता था, फिर अलेक्जेंडर कैसे आया उससे पहले। तो कहने का मतलब है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाइन का मतलब भारत के समुद्री मार्ग की खोज है ना। इस लाइन का मतलब समझ गए आप सब? अब इसी समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई ये समझेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन समझा, एक फ्लैशबैक स्टोरी समझी कि क्या वो कारण था जिसकी वजह से सी रूट की खोज हुई। यहां तक कोई दिक्कत? कंटिन्यू करें? चलिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिएगा, अब होता यह है कि जो, एक मिनट जरा मैं मैप ले लूं। ठीक, इस मैप में आप देखेंगे यहां पे जो हमारा ये, अरे कहां गए भाई, हाँ तो ये देखिए कि ये जो मैप आप देख रहे हैं ये वो हिस्सा है जहां से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज, जो वास्को डिगामा का नाम आप जानते हैं, उसने खोज की। वो खोज कैसे हुई, क्यों हुई, वो जरा समझेंगे अभी। तो जरा ध्यान देना, यहां पे होता यह है कि यूरोप के सारे लोगों को, सारे राजाओं को यह दिक्कत खड़ी हो गई है कि हमारा माल कैसे बिकेगा। तो स्पेन स्पेन से एक आदमी जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, इस आदमी को रानी ने आदेश दिया स्पेन की कि भैया तुम एक काम करो कि तुम भारत जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज कर दो। अब समुद्री रास्ता, ये अफ्रीका है हमारा, समुद्री रास्ता जो है यहां यूरोप है। ये देखो लिस्बन आप देख रहे हैं, ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। दिख रहा है ना ये कलर, की दूसरा कलर ले लूं? तो पुर्तगाल, पुर्तगाल से आप समंदर में जब आएंगे तो नॉर्थ अटलांटिक सी से होते हुए, साउथ अटलांटिक सी से होते हुए, ये अटलांटिक ओशियन लिखा है देखो यहाँ पे, ठीक। तो यूरोप के भी पश्चिम में और अफ्रीका के भी पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अटलांटिक सी है। तो यहां से इधर जाना था उसे, लेकिन वो इधर जाने की बजाय गलती से इधर चला गया। और वो पहुंचा कहां? ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये
1492 में ये भाई साहब पहुंच गए आज जिसे आप अमेरिका कहते हैं। और अमेरिका वॉज अननोन टू वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अमेरिका कोई लैंड है ये कोई जानता ही नहीं था। जब वो वहां पहुंचा तो अमेरिका के साउथ में जब आप जाएंगे, देखो अमेरिका दो है, आप जानते हैं, दो कॉन्टिनेंट, एक नॉर्थ अमेरिका एक साउथ अमेरिका। जो बाइडन वाला अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका है, और जो ब्राजील और अर्जेंटीना वाला अमेरिका है वो साउथ अमेरिका है। तो जब वो साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में पहुंचा, कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कहां का रहने वाला है? स्पेन का रहने वाला है। जब ये वहां पहुंचा तो इसने क्या किया कि वहां के लोगों को जब देखा तो साउथ अमेरिका के लोगों की कदकाठी, कदकाठी का मतलब समझ रहे हैं ना, फिजिकल अपीयरेंस, वो कुछ कुछ जैसा उसने भारतीयों के विषय में सुन रखा था वैसी उसे मिलती जुलती लगी। तो आप जानते होंगे कि एक रेड इंडियन नाम की प्रजाति पाई जाती है अमेरिका में। क्या पाई जाती है? रेड इंडियन। रेड इंडियन वो होते हैं जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनकी कदकाठी, जो उतने गोरे नहीं होते जितने जॉर्ज बुश वगैरह होते हैं, वो बराक ओबामा जैसे दिखते होंगे, ऐसा मान लीजिए। तो रेड इंडियन प्रजाति के टाइप के लोगों से मिले और उसको लगा कि मैं तो इंडिया पहुंच गया। बस इसी बात से वो खुश हो गया। लेकिन जब वहां के ट्राइबल कम्युनिटी और तमाम लोगों से उसने बातचीत की तो उसे रियलाइज हुआ कि मैं किसी गलत जगह पे हूं और मैं इंडिया नहीं पहुंचा हूं। तब उसने पता चला कि वहां पे जो जाति रह रही थी उसका नाम था अमेरिगो। क्या नाम था? अमेरिगो। अमेरिगो ट्राइब के लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी वहां पे। दैट्स वाई कि उस लैंड को अमेरिका नाम दिया गया। तो अमेरिका वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अमेरिगो ट्राइब। अमेरिगो ट्राइब के नाम पर उस लैंड का नाम अमेरिका पड़ा। अब उसके दो टुकड़े हैं, तो ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका। इतनी बात क्लियर? हालांकि विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि एक ये भाई साहब तो 1492 में घूम के चले आए, मगर उसके बाद स्पेन का ही एक आदमी जिसका नाम है अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुसी, इसने अमेरिका की 4 विजिट कर दी। कितनी विजिट कर दी? 4 विजिट। यानी सबसे ज्यादा बार उसको इंटरेस्ट पैदा हो गया कि भाई मुझे, उसे मजा आ रहा है वहां पे बार बार नेविगेशन करने में। नेविगेशन मतलब समुद्री यात्राएं करने में। तो वो बार बार अमेरिका जा रहा है, तो उसका एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, और वो वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के उसने अपने गवर्नमेंट को वो दी थी। तो इसकी वजह से उसका इंटरेस्ट देख करके ये माना गया कि इसके नाम पर उसका नाम रख देते, तो उसका नाम भी उसमें माना जाता है। कई बार ऑप्शन में आपको ये दे देगा कि किसके नाम पे पड़ा, किस यात्री के नाम पे पड़ा, किस नेविगेटर के नाम पे पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुसी कह देंगे। यहां तक क्लियर है बात? लेकिन वो काम जिसके लिए चले थे ये, वो काम तो हुआ ही नहीं है। काम तो भारत के लिए रास्ता खोजना था, तो वो काम अभी करते हैं। तो फिर से स्पेन की रानी ने पुर्तगाल के एक व्यक्ति, पुर्तगाल मतलब ये देश बहुत छोटा सा देश है ये, तो पुर्तगाल के एक नेविगेटर को बुलाया जिसका नाम है वास्को द गामा। वास्को द गामा है ना, वास्को डी गामा, हम लोग वास्को डी गामा कहते। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला है भाई साहब? पुर्तगाल का रहने वाला है, पोर्तुगीज है। और इसको उन्होंने कहा कि भैया तुम जाओ और उस रास्ते की खोज कर दो जो भारत पहुंचेगा। अब वास्को डी गामा बोला मैं इतना होशियार थोड़ी ना हूं, मुझे कुछ पहले बताओ कि कौन कौन गए, कहां तक खोज हो चुकी, उसके बाद की बात मैं देखूंगा क्या करना है। तो इसको एक रिसर्च बताई गई कि 1400, एक सेकेंड, इसको एक रिसर्च बताई गई कि 1487 में, 1487 में एक आदमी है जो अफ्रीका के एक पॉइंट से लौट आया था। बेटा तू वहां तक चला जा, वहीं पे कुछ रास्ता मिल सकता है, ये वो जगह है। तो रेड कर देते तो दिखेगा आपको, है ना। तो अफ्रीका के एक पॉइंट तक एक आदमी कब गया? 1487 में। उस आदमी के रास्ते को अगर तू खोज ले तो तेरा काम हो जाएगा। बोले अच्छा, कौन था वो आदमी? तो बार्थोलेमा
बार्थोलेमा उसका नाम था। क्या नाम था? बार्थोलेमा। ये बार्थोलेमा ने एक काम कर दिया था, बस ये अच्छा काम कर गया था कि बार्थोलेमा यहां से निकला था और यहां तक पहुंच गया था। इस जगह को क्या कहते हैं जरा समझना। ज्योग्राफी में एक टर्म होता है बच्चों, ज्योग्राफी का वर्ड, ये ध्यान से समझना। ज्योग्राफी का टर्म है, ज्योग्राफी में एक टर्म होता है, जैसे आप सोचते हैं डेल्टा किसे कहते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं, ऐसे एक टर्म होता है केप। सीएपी, कैप नहीं है वो, है ना। कैप का मतलब क्या होता है? जमीन का वो हिस्सा जो समंदर में निकला हुआ। मान लो कि मैं जमीन पे खड़ा हूं, तो ये जो स्टेयर बनी हुई है या पीढ़ा रखा हुआ जो भी रखा है, ये और वो समंदर है, तो ये जो हिस्सा निकला हुआ है ये केप कहलाएगा। यानी कि जमीन का वो पार्ट जो जैसे भारत के कंसर्न, भारत के संबंध में अगर हम समझे तो ये वो हिस्सा है जो हिंद महासागर की ओर निकला हुआ है, इसको केप कहेंगे। इसीलिए इस पॉइंट को केप कैमोरिन कहते हैं। केप कैमोरिन, जो कि हमारे कैमोरिन ये कन्याकुमारी में है। तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है कुछ। तो इसका नाम था कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम था बच्चों? कैप ऑफ गुड होप। अच्छा, गुड होप क्यों कह दिया? ऐसा कुछ नहीं, वहां पे नाम लिखा हुआ था गुड होप। ये वो द्वीप है या ये वो जगह है जहां से भारत जाने के लिए उम्मीद हमें जागती है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? कैप ऑफ गुड होप। होप मतलब आशा, इसलिए इस जगह को हम कहते हैं हिंदी में, जो पढ़ते होंगे किताब में आप, तो आशा द्वीप। आशा द्वीप। तो वो पूछेगा पेपर में आशा द्वीप कहां स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित। यहां तक कोई दिक्कत? और इसके बाद बड़ा स्ट्रगल करते हुए वास्को डिगामा को पहुंचना था भारत। तो भारत वाले लैंड रूट को समझेंगे, पहले समझ लिए। तो वास्को डिगामा ने किसके रूट को फॉलो किया है? बार्थोलेमा डियाज के, पूरा नाम बार्थोलेमा डियाज, उसके लैंड रूट को, सॉरी सी रूट को उसने फॉलो किया। और यहां से वो इधर ना जाकर के कहां पहुंच गया? उधर। अब ये भाई साहब वहां पहुंचे, और वहां पर जाकर के कैसे पहुंचते हैं कि यहां से वो इस रूट को फॉलो करते हुए और इस तरीके से वो इस जगह पहुंचा। और ये वो जगह है भारत की, ये आप इंडिया को देख पा रहे होंगे यहां पे, ये वो जगह है जैसे आज की तारीख में ये भारत के केरल राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में पड़ता है? तो केरल राज्य में पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक। तो ये वहां पहुंच जाता है। अब कब पहुंचता है बस उसको देखिएगा, पेपर में क्या काम का है आपके। होता यह है कि पेपर में जो सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि कब पहुंचा, तो 20 मई। कुछ किताबों में आपको ये 17 मई लिखा हुआ मिल जाएगा, मगर एनसीईआरटी 20 मई मानती है। 20 मई 1498 को, तो पहले तो डेट याद कीजिए। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत पहुंचा, ठीक। अपने 17 जहाजों के बेड़े के साथ आया था, यानी कि फ्लीट ऑफ 17 शिप्स, यानी कि उसके बेड़े में, बेड़ा मतलब ग्रुप ऑफ शिप यानी फ्लीट कह सकते हैं, उसमें कितने जहाज थे? 17 जहाज थे। लगभग 250 से ज्यादा लोग भी थे उन सारे जहाजों में। मगर वास्को डिगामा का नाम क्यों था? क्योंकि वो लीड कर रहा था। तो 20 मई 1498 को 17 जहाजों के बेड़े के साथ वास्को डिगामा रीच्ड एट द पोर्ट ऑफ कालीकट। कालीकट की जो प्रेजेंट लोकेशन है, इट इज सिचुएटेड इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक। यहां तक क्लियर? तो कब पहुंचा है, कौन से रास्ते से पहुंचा है, तो ये आपको याद हो ही गया है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से पहुंचा है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाए। तो पहला नाम कौन सा है जो खोजने के लिए निकला सी रूट को? वो है बार्थोलेमा डियाज, जो 1487 में निकला, मगर बाय डिफॉल्ट वो आशा द्वीप से लौट गया। दूसरा नाम कौन सा है? जो क्रिस्टोफर कोलंबस, वो गलती से अमेरिका पहुंच गया। और तीसरा नाम कौन सा है? वास्को डिगामा, जिसको सफलता मिली। और फाइनली वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंच गया।
तो भारत आने वाली पहली यूरोपियन कौन थे? पुर्तगीज। क्लियर है ना? भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगीज। अब यहीं से भारत के गुलाम होने की कहानी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी तो ये व्यापारिक कंपनी के रूप में आएंगे और धीरे धीरे भारत की सत्ता में काबिज हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। तो देखिएगा, तो पहले ऐड करके अब देखो जरा, हमने ये देखा कि भारत में वास्को डिगामा बस मैप को रफ समझ लीजिएगा समझने के लिए, है ना। वास्को डिगामा कहां पहुंच गया? केरल। कहां पहुंच गया? केरल पहुंच गया। और केरल में कौन सी जगह पहुंच गया? कालीकट। अब कालीकट का जो राजा है, किंग ऑफ कालीकट, ये कौन है? इसका नाम है, इसका नाम है किंग जमोरिन। किंग जमोरिन। अच्छा, किंग जमोरिन जो है वो इनके, जब हमारे स्टेट में कोई बाहर से आया तो भाई उसको बुलवाया गया, और किंग जमोरिन जो है बहुत प्रसन्न हुए बातचीत करके वास्को डिगामा से। मतलब बड़ा अच्छा जेस्चर रहा दोनों का एक दूसरे के प्रति, इसकी वजह से दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री पनप गई। और जमोरिन से वास्को डिगामा ने एक रिक्वेस्ट किया कि मैं भारतवर्ष का भ्रमण करना चाहता हूं। ठीक है भैया, घूमने आया घूम ले। और वास्को डिगामा ने भारतवर्ष का भ्रमण किया। लगभग 6 महीने, लगभग 6 महीने वो भारत में रहा। सारे लोग घूमते रहे पूरे भारतवर्ष में, और उसने भारत को जाना, समझा, यहाँ की वेजिटेशन को, यहाँ की डेमोग्राफी को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल और बिजनेस को। और उसके बाद उसने जमोरिन से रिक्वेस्ट की कि सर आई वांट टू गो बैक। जमोरिन बोला दिल तो नहीं कर रहा कि आपको जाने को बोले, मगर क्या करें, जाना तो होगा। कहता ठीक है, हमारे यहाँ की एक परंपरा है, ट्रेडिशन है कि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम उसे ऐसे ही विदाई नहीं करते, हम उसे कुछ गिफ्ट दे करके विदा करते हैं। तो वो क्या करता है? आप सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ होते हैं। वैसे तो अगर अपडेटेड डाटा देखेंगे, ज्योग्राफी के हिसाब से अगर अपडेटेड डाटा देखेंगे तो मध्य प्रदेश अब उसका नंबर 1 हो गया है, लेकिन मसालों के लिए फेमस कौन सा है? केरल ही है। तो ये तो आप जानते हो ब्लैक पेपर्स क्या होता है? पेपर्स माने काली मिर्च होता है ना शायद। तो ब्लैक पेपर्स, काली मिर्च, उसने क्या किया, जमोरिन ने वास्को डिगामा के जितने भी जहाज थे उन सब में उसने क्या, ब्लैक पेपर भरवा दिए। ठीक, काली मिर्च, इलायची, लौंग, मसाले, सारी स्पाइस 17 जहाजों में लदवा दिया। अब ये वास्को डिगामा बड़ा परेशान है कि यार देखो राजा ने दिया तो सही, लेकिन ऐसी चीज दी कि जिसको हम खाते हुए भी नहीं जा सकते, और ये पता नहीं हमारे काम का है भी कि नहीं। लेकिन वास्को डिगामा उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा था। वास्को डिगामा जब यूरोप पहुंचा और उसने उसको सेल आउट किया यूरोप में, तो ही गॉट 60 टाइम प्रॉफिट ऑफ हिज टोटल एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग। यानी कुल यात्रा के खर्च का 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ, बिकॉज कि ब्लैक पेपर ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में आज भी फेमस है। भारत के मसालों की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है, भारत के इंडिगो की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है ना? तो इस तरीके से उसको जब वहां पे ये फायदा मिला तो बोले अरे यार इंडिया के राजा तो इतने मूर्ख हैं, इन्होंने तो हमें एक तरह से सोना दे दिया गिफ्ट में, और अपने यहाँ की इतनी कीमती चीजें हमें दे दी। तो दे आर इमोशनल। वास्को डिगामा ने, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वास्को डिगामा ने यूरोप में ये बात फैलाई कि दे आर इमोशनली फूल, और हम वहां पे उनकी इस इमोशनल चीजों का फायदा उठा करके अपने बिजनेस को हम ज्यादा प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो
हम सबको वहां पे अपना बिजनेस सेटल करना चाहिए। तो अभी तक आपने कहानी में दो पार्ट थे। पहला पार्ट कि वास्को डिगामा ने खोज क्यों की और कैसे वो भारत पहुंचा, और दूसरा कि वो भारत आया और भारत में जमोरिन से मिला और भारत में जमोरिन से मिलकर के वो लौट गया। अब वो प्लान कर रहा है कि भारत में बिजनेस डाला जाए। दोनों पार्ट क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पे चले। अब आते हैं कि भारत में सबसे पहले भारत में जितने भी लोग आए पुर्तगीज, अब पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया नाम क्यों है बच्चों? क्योंकि यूरोप से भारत पूरब में है और केवल भारत में बिजनेस नहीं करना, ईस्ट के सारे देशों में करना है, जिसमें भारत बड़ा केंद्र है जिसको हम अपना हब बनाएंगे। और कहां की है? पुर्तगाल की, इसलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1502 में हुई। 1502 में। तो भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1502 में आई। ठीक। और ये वास्को डिगामा के कहने पर, उसकी रिकमेंडेशन पर वास्को डिगामा की कंपनी आई, जिसका पहला पहला भारतीय गवर्नर, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर अगर हम कहें किसको बनाया गया, तो उसका नाम देखिएगा, उसका नाम है फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पहला आदमी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को आप एक बात के लिए याद रखिएगा, ये 1502 से और 1510 तक रहा लगभग, मतलब 10 तक नहीं, 9 तक ही रहा। और वाह, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में एक पॉलिसी लॉन्च की जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसको पहले तो रट्टा मार लेना है कि नीले पानी की नीति किसने इंट्रोड्यूस की, तो आप बता देंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अब ये नीले पानी की नीति है क्या, कि पुर्तगाली ये मान रहे थे कि भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज किसने करी है? हमने। तो जाहिर सी बात है कि जब हमने रास्ते की खोज की है तो इस लैंड रूट, इस सी रूट पे हमारा कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। और इस वजह से अगर इंग्लैंड के, अरे यार, अगर अगर इंग्लैंड का या नीदरलैंड का या किसी और देश का कोई और जहाज, भले वो भारत ना आए, वो इंडोनेशिया जाए, वो मलेशिया जाए, वो फिलीपींस जाए, और इस रूट का यूज करे, तो उसे हमें कुछ तो देना चाहिए। और इसलिए उसने क्या किया कि एक पॉलिसी बनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये पॉलिसी कहती है कि भैया आपको, पुर्तगालियों को भारत वाले सी रूट पे कंट्रोल मिलेगा, यानी कि समुद्र पर नियंत्रण किसका स्थापित हो गया? अब इनका, पुर्तगालियों का। यस और नो? अब देखते हैं आगे। तो नीले पानी की नीति किसने लाके दे दी? अल्मेडा ने। पहला गवर्नर कौन है? अल्मेडा। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों की, अच्छा आप लोग ये समझते हैं कि फैक्ट्री शब्द का मतलब, फैक्ट्री शब्द का मतलब होता है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती। आज के जमाने में ऐसा ही है। पहले फैक्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नहीं था, फैक्ट्री मतलब ऑफिस से था, हेडक्वार्टर से था। तो फर्स्ट ऑफिस कह सकते हैं, पहली फैक्ट्री इनकी कोचीन में लगी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां लगी? कोचिन। कोचिन कहां पे? केरला में।
ठीक, तो जाहिर सी बात है वो पहले केरल आए थे तो केरल में उनकी पहली फैक्ट्री लगी। कब आए वो? 1502 में। और नीले पानी की नीति किसने लागू करी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अब आते हैं दूसरी बात पे। जो दूसरे गवर्नर साहब हैं हमारे, दूसरे गवर्नर साहब हैं, इन भाई साहब का नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डी अल्बुकर्क, देखो ये नाउन है, नाउन में स्पेलिंग हो सकता है गलत हो जाए, वो पुर्तगाली किस तरीके से लिखते हैं, मैं तो जो उच्चारण हो रहा है उसके हिसाब से लिख रहा हूं। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क वाज द सेकंड फ्रांस पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। अब ये भाई साहब बहुत चालाक है, इनको लग रहा है कि बस जैसे तैसे कैसे भी पुर्तगालियों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो पहले तो ये आए थे कि हुजूरी करते हुए, बटरिंग करते हुए भारतीय रूलर्स का, इंडियन रूलर्स का, लोकल रूलर्स के साथ, यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन फिर बाद में ये हावी भी होने लगे थे, अभी वो स्थिति नहीं आई है। तो आप अगर साउथ इंडिया में जाएं तो साउथ इंडिया में एक राजा हुए कृष्णदेव राय। फेमस राजा हुए कृष्णदेव राय। वही व्यक्ति है जिनके प्रधानमंत्री तेनाली रामा थे। ठीक, तो कृष्णदेव राय अच्छे रूलर हैं, लेकिन इनके संबंध पुर्तगालियों से ज्यादा अच्छे। बात समझिएगा अभी ध्यान से। यानी अब इसमें एक नया करेक्टर आया, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय कहां के राजा हैं? साउथ इंडिया के विजयनगर साम्राज्य के। कहां के? विजयनगर के। अच्छा, इसके बगल में एक और टेरिटरी है, इनके बगल में एक और टेरिटरी है जिसका नाम है, इस टेरिटरी का नाम है बीजापुर। ठीक, जो अब कर्नाटक वाले इलाके में पड़ती है। तो बीजापुर का जो सुल्तान है उनका नाम है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। कृष्णदेव राय की पटरी नहीं खाती है यूसुफ आदिल शाह से, यानी ही वांट टू पनिश हिम, और जो भी पॉलिटिकली हो सकता है वो करें। लेकिन इनकी पटरी खाती है किनसे? पुर्तगालियों से। बात समझ में आ रही है ना? क्रोनोलॉजी मैच हो रही है। और बीजापुर के सुल्तान के पास एक टेरिटरी है गोवा। देखो मैंने जो मैप ड्रॉ किया है इसमें बीजापुर आपको मैप के हिसाब से गुजरात महाराष्ट्र के पास दिख रहा है, आप केवल समझने के लिए, वो है कर्नाटक में, तो मैप में वो गलत जगह पे दिख रहा है, उसको वैसे मत लीजिएगा, केवल रफ के लिए। तो यूसुफ आदिल शाह कहां के सुल्तान है? बीजापुर के हैं। कृष्णदेव राय कहां के? विजयनगर साम्राज्य के हैं। और कोचिन में कौन बैठा है? पुर्तगाली। इनके संबंध कोचिन वालों से अच्छे नहीं, पुर्तगालियों से अच्छे हैं। बीजापुर के सुल्तान के पास क्या है? गोवा। पुर्तगालियों की नजर गोवा पे है, क्योंकि उनको कोस्टल एरिया चाहिए अपना माल लाने ले जाने के लिए, और वो कृष्णदेव राय के कांटेक्ट में है। तो फाइनली ये डिसीजन होता है कि बीजापुर के सुल्तान पे अगर दबाव बनाया जाए तो हमें गोवा मिल सकता है। और बीजापुर के सुल्तान पे दबाव बनाने के लिए कृष्णदेव राय हेल्प करते हैं पुर्तगालियों की, यानी कि मोरल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो पुर्तगालियों के साथ है। तो 1510 में ये भाई साहब क्या करते हैं? भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का फायदा उठाते हुए 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो सेकंड पुर्तगाली गवर्नर है, उसकी लीडरशिप में दे डिफीटेड यूसुफ आदिल शाह एंड फोर्स्ड हिम टू, मतलब गोवा उनको वो दे दिया जाए ना। तो वो क्या करते हैं कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड या ऑक्युपाइड, जो भी लिख लीजिए, गोवा, इनको गोवा मिल गया है ना। इंग्लिश पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्राप्त हो गया? गोवा। तो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में कब गया? ये दूसरा सवाल है आपका। 1500
10 में। भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली। गोवा पे सबसे पहले कब्जा किया पुर्तगाली। आप देखिएगा कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और गोवा को आजादी मिली 1961 में। यानी गोवा को हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगाली शासन से हटवाया और यहां पे हमने अपना शासन की स्थापना करी। हमने अपने शासन की स्थापना करी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार गोवा पे हमारा कंट्रोल हो गया, ठीक। लेकिन 1500 यानी ये समझिए कि पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल यहां शासन किया। तो सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपियन कंपनी और सबसे बाद में जाने वाली भी अगर कोई पूछे तो क्या बता देंगे आप? बाद में जाने वाली भी कौन सी है? तो भी वो पुर्तगाली कंपनी है। यस और नो? ठीक। एक लास्ट जो तीसरा इंपॉर्टेंट गवर्नर आया उसका नाम बस देख लेंगे, नुन्हा पी कून्हा करके उसका नाम है। तो ये तीसरा गवर्नर था जिसके बाद भारत में उनका ट्रेड बहुत ज्यादा फैल गया और इस तरीके से वो भारत में अपना व्यापार करने लगे। पुर्तगालियों ने भारत में बहुत ज्यादा फैलने की कोशिश नहीं करी, इसलिए पुर्तगाली भारत में लंबे समय तक बने रह गए। अंग्रेजों का जो मेन राइवल थे, हालांकि पुर्तगालियों से भी उनका फाइट था, लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के काम में टांग बहुत ज्यादा नहीं अड़ाई और वो अपना गोवा, पदुचेरी और इधर वो अपना दमन दीव इस साइड में वो रहे। उन्होंने ज्यादा फैलने की कोशिश, पॉलिटिकल इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। जबकि डच, डेनिस, फ्रांसीसी सबसे ज्यादा उनकी जो लड़ाइयां हुई वो फ्रांसीसी हुई। तो हम इसके बारे में अगली क्लास में समझेंगे कि और कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में आई। तो इनका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले पुर्तगाली आएगी, ये आ चुकी है। पुर्तगाली के बाद हम लोग देखेंगे कि डच आएंगे, डच के बाद डेनिश आएंगे, डेनिश के बाद इंग्लिश आएंगे और इंग्लिश के बाद फ्रांसीसी आएंगे। तो सबसे बाद में आने वाली यूरोपियन कंपनी कौन सी है? फ्रांसीसी। अगर आपका इनका ईयर देखें, शॉर्ट जरा जल्दी से देख लीजिए, एक ओवरव्यू मिल जाए। तो ये 1502 में आए, ये 1604 में, सॉरी ये 1602 में, ये 1604 में, ये 1608 में और ये 1664 में। तो ये आने का इनका सीक्वेंस है। बहुत इजीली याद कर सकते हैं आप चाहे तो। पी डी डी ई एफ, पी डी डी ई एफ। तो पीडीएफ याद कर लो, पीडीएफ होता है ना। तो पीडीएफ में बस क्या करना है, एक डी और ई लगाना है बीच में, तो पी डी डी ई एफ हो जाएगा। ठीक। 1502, 1602, 1604, 1608, 1664। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।